फिल्म की शुरुआत हॉफमैन नाम के एक आदमी से होती है। वह एक रेस्टोरेंट में जाता है। कुछ ही देर बाद ऑप्टिमो फार्मास्यूटिकल्स का सीईओ उससे मिलने आता है। सीईओ खास तौर पर उससे एक रिपोर्ट की फाइल वापस लेने आया है। हॉफमैन उसे बताता है कि सावधानी के तौर पर उस फाइल की एक कॉपी उसके एक प्रतिनिधि के पास है। वह साफ कर देता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो यह प्रतिनिधि तुरंत वह कॉपी पुलिस को सौंप देगा। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। एक दूसरा आदमी एशर बाहर हॉफमैन का पीछा करता है और पीछे चल रही एक टैक्सी से उसे निर्देश भेजता है। एशर ये पक्का करता है कि हॉफमैन सुरक्षित रूप से सबवे में सवार होकर वहां से निकल जाए। इसके बाद पता चलता है कि एशर एक प्रोफेशनल फिक्सर जो हॉफमैन के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। इसके कुछ ही देर बाद हॉफमैन एशर के लिए एक वॉइसमेल छोड़ता है जिसमें वह तय की गई रकम भेजने की बात पक्की करता है। अगली सुबह एशर एक खुफिया जगह पर जाता है जहां वो ऑप्टिमो फार्मास्यूटिकल्स की उस फाइल को बाकी दस्तावेजों के साथ एक तिजोरी में बंद कर देता है। फिर कहानी सारा पर आती है जिसका पीछा डॉसन नाम का एक आदमी कर रहा है। सारा एक वकील को बताती है कि वह पहले आनुवंशिक रूप से बदले गए गेहूं जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट को बनाने वाली एक टीम में काम करती थी। अपनी रिसर्च के दौरान उसे फूड सेफ्टी की एक रिपोर्ट मिली जिसमें उस गेहूं से होने वाले खतरनाक नुकसानों का खुलासा किया गया था। जब उसने ये बात बड़े अधिकारियों के सामने उठाई तो उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और 2 महीने बाद उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसकी पुरानी कंपनी उसे परेशान कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि सारा के पास सबूत के तौर पर उस फूड सेफ्टी रिपोर्ट की एक कॉपी है। सारा बताती है कि वह बिना किसी झंझट के सुरक्षित तरीके से उसे वापस करना चाहती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि कंपनी उसे कोई नुकसान पहुंचाए। वकील सारा को एक फोन नंबर देता है और कहता है कि ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं, भले ही खुद वकील को ये न पता हो कि इस नंबर को चला कौन रहा है। वह समझाता है कि वे लोग उसकी पूरी कहानी सुनेंगे और अगर उन्हें लगा तो वे खुद फोन करके उसका केस हाथ में ले लेंगे। जब सारा घर लौटती है तो देखती है कि उसकी कार जला दी गई है। अगले दिन वह एक होटल में शिफ्ट हो जाती है और दिए गए नंबर पर फोन मिलाती है। अगले सीन में एशर घर पहुंचकर अपना वॉइसमेल चेक करता है और उसे सारा का मैसेज मिलता है जिसमें उसने अपनी परेशानी बताई है। मैसेज सुनने के बाद एशर सारा के बारे में पूरी छानबीन करता है जिसमें उसकी पुरानी नौकरी का इतिहास और सोशल मीडिया प्रोफाइल शामिल है। वह एक खास टेलीकम्युनिकेशन रिले सर्विस का इस्तेमाल करके उसे वापस फोन करता है जो आमतौर पर बहरे लोगों के लिए बनाई गई होती है। इस बातचीत में एशर जो भी कहना चाहता है उसे टाइप करता है। रिले सर्विस उसे बोलकर सारा को सुनाती है और सारा जो भी बोलती है उसे टाइप करके एशर को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। पूछताछ के दौरान सारा उस गेहूं के खतरनाक असर के बारे में बताती है कि इससे कैंसर हो सकता है। इसके बावजूद उसकी कंपनी इसे पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सारा पहले इसे सबके सामने लाना चाहती थी और उसने चुप रहने के लिए कंपनी के पैसों के ऑफर को भी ठुकरा दिया था, लेकिन अब वो डरी हुई है। उसके होटल के बाहर खड़ी एक वैन लगातार उस पर नजर रख रही है। एशर सारा को चेतावनी देता है कि शायद उसके फोन टैप किए जा रहे हैं और वाकई उस वैन के अंदर बैठी डॉसन की टीम उसकी सारी बातें सुन रही होती है। वे इस रिले कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और सीधे उस सर्विस ऑफिस तक जा पहुंचते हैं, लेकिन वह सर्विस कोई रिकॉर्ड नहीं रखती। अगले दिन एशर के कहे अनुसार सारा एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाती है और एक नया फोन नंबर चालू करती है। वो एशर को बताती है कि उसकी कंपनी बिकने की कगार पर है। अगर ये बात बाहर आ गई तो ये डील पूरी तरह टूट जाएगी। एशर उसके दस्तावेजों को लौटाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह पहले $50,000 एडवांस मांगता है। वह उसे समझाता है कि आने वाले दिनों में उसे कई खास निर्देशों का पालन करना होगा। उसके बाद से वे हर बातचीत शुरू करने से पहले एक पासकोड का इस्तेमाल करते हैं। एशर अलग अलग रंग के टैप लगाकर 2 फोन तैयार करता है, कुछ कागजात प्रिंट करता है और सारा तक पहुंचा देता है। एक पन्ने पर पूरी जानकारी लिखी होती है कि उसे कंपनी की फाइल के साथ $50,000 कैश कैसे भेजने हैं। वह सारा को अटलांटा पहुंचने के लिए 2 अलग अलग फ्लाइट लेने को कहता है। वो उसे चेतावनी देता है कि वह अपना पर्सनल फोन साथ न रखे, इसके बजाय उसे फाइल, कैश और लाल टैप वाले फोन के साथ सफर करना होगा। वो उसे याद दिलाता है कि जब तक वो अटलांटा एयरपोर्ट के गेट पर न पहुंच जाए तब तक उस फोन को चालू न करे। डॉसन की टीम एयरपोर्ट तक सारा का पीछा करती है, जबकि एशर भेष बदल कर उसी फ्लाइट में सवार हो जाता है। वहां पहुंचने के बाद एशर एक बैग खरीदता है और उसे लॉस्ट एंड फाउंड विभाग में सारा के नाम से जमा कर देता है। फिर वह रिले सर्विस के जरिए सारा को फोन करके उसकी लोकेशन पूछता है। उसी समय लॉस्ट एंड फाउंड विभाग सारा के नाम का अनाउंसमेंट करता है, जिससे डॉसन का ध्यान उस तरफ जाता है और वह देखने निकलता है। एशर सारा को उस अनाउंसमेंट पर ध्यान न देने और सीधे पोस्ट ऑफिस जाकर 2 पैकेट पोस्ट करने का निर्देश देता है। जब सारा के नाम का दूसरा अनाउंसमेंट होता है तो डॉसन उल्टी दिशा में भागता है और एशर दूर से ही उन पीछा करने वालों की तस्वीरें खींच लेता है। आखिरकार डॉसन को समझ आ जाता है कि वे अनाउंसमेंट सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए थे।
सारा एशर को ट्रैकिंग नंबर दे देती है। डॉसन की टीम की एक सदस्य रोसेटी सारा को अपनी रसीद कूड़ेदान में फेंकते हुए देख लेती है और बाद में उसे निकाल लेती है। एशर इस पूरे खेल को चुपचाप देख रहा होता है। डॉसन की टीम को लगता है कि एशर ने सारा से 2 पैकेट इसलिए भिजवाए ताकि असली फाइल किसी एक में छुपाई जा सके। बाद में एशर आगे की प्लानिंग समझाता है। जब पैकेट उसके पास पहुंच जाएगा तब वे डील की बात करेंगे, जिसके बाद सारा खुद एक बार सीईओ से मिलकर फाइल उसे सौंप देगी। जब सारा पूछती है कि क्या एशर भी वहां होगा तो वह साफ कर देता है कि वह उससे कभी नहीं मिलेगी। वो सिर्फ एक बिचौलिए की तरह काम करता है जो असली फाइल तो लौटा देगा लेकिन गारंटी के तौर पर उसकी एक कॉपी अपने पास रखेगा। डॉसन की टीम का एक सदस्य रयान वहां कैमरा लगाने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। इसी बीच रोसेटी मिशिगन के एक पोस्ट ऑफिस में जाकर पैकेट के बारे में पूछताछ करती है और बहाना बनाती है कि वो अपने लॉकर की चाबी भूल गई है। जब क्लर्क को कोई पैकेट नहीं मिलता तो रोसेटी समझ जाती है कि एशर ने शायद डिलीवर होने का पता बदलने के लिए मेल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल किया है, जिससे पुराना ट्रैकिंग नंबर बेकार हो गया। एशर एक तीसरे पोस्ट ऑफिस से सुरक्षित रूप से वो पैकेट निकाल लेता है जिसमें कैश और पूरी फाइल होती है। इसके बाद एशर सारा की पुरानी कंपनी के सीईओ को मैसेज भेजता है कि रिपोर्ट उसके पास है और अगर वे उसके क्लाइंट को परेशान करना बंद कर दे तो वो इसे लौटा देगा। एशर चुपके से डॉसन की वैन में एक फोन रख देता है। बाद में वो फोन बजता है और एक और पहले से तय रिले कॉल शुरू होती है। डॉसन सीईओ की तरफ से बात करता है और एशर इस बातचीत के जरिए धमकी देता है कि डॉसन सारा का पीछा करना बंद करे वरना वो पूरी फाइल मीडिया में लीक कर देगा। एशर एक सुरक्षित कॉपी अपने पास रखकर असली फाइल लौटाने की बात कहता है, लेकिन साथ ही वह सौदा तोड़ने की फीस के तौर पर $5 लाख की मांग करता है। वह डॉसन को फैसला करने के लिए अगली रात तक का समय देता है। डॉसन वैन से बाहर आकर एशर को पास आने का इशारा करता है, लेकिन तभी एशर के निर्देशों के मुताबिक टीम वैन लेकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन एशर वॉश से मिलता है जो उसके सपोर्ट ग्रुप की एक सदस्य होने के साथ साथ एक पुलिस अफसर भी है। दोनों कभी शराब की लत से परेशान थे लेकिन अब उन्होंने पीना छोड़ दिया है और वॉश एशर को अपने दिल की बात साझा करने के लिए बढ़ावा देती है। इसी बीच डॉसन एशर की शर्तें मान जाता है। एशर उसे बिना किसी निशान वाले नोट डाक से भेजने को कहता है, लेकिन डॉसन चालाकी से उस पैकेट में एक छोटा सा ट्रैकर छिपा देता है जो लंबे समय तक काम कर सके। पैसे रास्ते में होने के कारण सारा अब आजादी से घूम सकती है और एशर दूर से उस पर नजर रखते हुए धीरे धीरे उसके लिए कुछ महसूस करने लगता है। एक दिन सारा समय पर संपर्क नहीं करती तो एशर उसे खुद फोन करता है। इस फोन पर वह पहले तो रिले सर्विस का नाटक करता है लेकिन फिर सीधे उससे बात करने लगता है। उनकी बातें अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं लगती। हालांकि एशर उसे सचेत करता है कि वे कम से कम बात करें। सारा को इस बात की खबर नहीं होती कि डॉसन अब भी उनके फोन ट्रैक करने की कोशिश में है, लेकिन एशर पहले ही फोन बंद कर चुका होता है। एशर अपना रूप बदलता है और एक पोस्ट ऑफिस जाकर कहता है कि वो यूरोप शिफ्ट हो रहा है और चाहता है कि उसकी डाक उसकी बहन सारा के पते पर भेज दी जाए। कुछ ही समय बाद डॉसन एक वॉइसमेल छोड़कर बताता है कि पैसे पहुंच गए हैं, लेकिन वह ये भी कहता है कि असली फाइल में 327 पन्ने हैं, जबकि एशर ने सिर्फ 311 पन्नों की बात की थी। वह बचे हुए 16 पन्नों की मांग करता है। एशर गायब पन्नों के बारे में सारा से बात करता है और भले ही सारा कहती है कि वे पन्ने इतने जरूरी नहीं हैं, पर वो मानती है कि वे अब भी उसी के पास है। एशर उसे चेतावनी देता है कि बात न मानने से उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, जिससे वो डर जाती है। इसके बाद एशर सारा को उन पन्नों को एक अखबार के नीचे छिपाने को कहता है। सारा वैसा ही करती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन जब एशर वहां जाकर देखता है तो दस्तावेज गायब होते हैं क्योंकि सारा ने उन्हें गलती से गलत अखबारों के ढेर में रख दिया था। जब काम बिगड़ने लगता है तो एशर उस अखबार की दुकान के पास हंगामा खड़ा करने के लिए एक स्थानीय भिखारी को काम पर लगाता है। इस अफरा तफरी के बीच वो भिखारी उन पन्नों को उठा लेता है और इससे पहले कि डॉसन कुछ कर पाए वो उन्हें एशर को सौंप देता है। एशर डॉसन को फोन करता है, उसे उनके सौदे की याद दिलाता है और सब कुछ सार्वजनिक करने की धमकी देता है। डॉसन माफी मांगता है और एशर एक सार्वजनिक जगह पर खुद मिलकर फाइल सौंपने की शर्त रखता है और जोर देता है कि वहां सारा और सीईओ दोनों को मौजूद रहना होगा। उधर अपनी कंपनी की वजह से कई लोगों की जान जाने के पछतावे में हॉफमैन टूट रहा है। वो एशर से कहता है कि उसके हाथ खून से रंगे हैं और अब वो कभी फोन नहीं करेगा। एशर फाइल सौंपने की तैयारी करता है और सारा को बताता है कि असली फाइल आ गई है। वो एक रेस्टोरेंट में मिलने का समय तय करता है, लेकिन सारा वहां नहीं पहुंचती और न ही फोन उठाती है। एशर को गड़बड़ का एहसास होता है। आखिरकार सारा का एक वॉइसमेल आता है जिसमें वह कहती है कि डॉसन ने एशर की पहचान जेम्स के रूप में कर ली है और अब वो खुद ही फाइल सौंपने का काम संभालेगी।
ये समझकर कि ये एक जाल है, एशर तुरंत एक भीड़ भाड़ वाले कॉन्सर्ट वाली नई जगह पर पहुंचता है। वो वहां की भीड़ हटाने के लिए फायर अलार्म बजा देता है और सारा को ढूंढ लेता है। वह उसे पासकोड बताता है और सचेत करता है कि यह एक जाल है। वे दोनों एक टैक्सी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। वे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं जहां से सारा को अकेले आगे जाना होगा। एक पल के लिए दोनों भावुक होते हैं और फिर वह ट्रेन में सवार हो जाती है। बाद में एशर को सारा के फोन से एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि वो अब डॉसन के कब्जे में है। डॉसन एक सौदा पेश करता है, सारा की सुरक्षा के बदले उस फाइल की दूसरी कॉपी। एशर इस फैसले को लेकर बड़ी उलझन में पड़ जाता है क्योंकि अपनी खुफिया जगह का पता बताने से उसके बाकी सभी क्लाइंट्स की जान खतरे में पड़ सकती है। वह वॉश से मदद मांगता है और मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह एशर सारा के अपार्टमेंट पर पहुंचता है जहां डॉसन के आदमी उस पर काबू पा लेते हैं और उसे एक वैन में डाल देते हैं। सारा पहले से ही वहां बंधी बैठी होती है। डॉसन सारा को डराकर एशर से खुफिया जगह का पता उगलवाने की कोशिश करता है और आखिरकार एशर घुटने टेक देता है, लेकिन तभी एशर पलटवार करता है और डॉसन और उसके एक साथी पर हावी हो जाता है। अचानक सारा पीछे से एशर पर वार करके उसे हैरान कर देती है। सच सबके सामने आता है, असल में सारा ही इस पूरे गैंग की लीडर थी। ये पूरी कहानी हॉफमैन से जुड़ी ऑप्टिमो फार्मास्यूटिकल्स की फाइल की दूसरी कॉपी को वापस पाने के लिए बुना गया एक बेहद शातिर जाल था। वे उस खुफिया जगह पर पहुंचते हैं जिसके अंदर जाने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। जब वे कोड डालने के लिए एशर के हाथ खोलते हैं तो वह जानबूझकर गलत कोड डाल देता है, जिससे चारों तरफ धुएं की दीवार खड़ी हो जाती है। उस अफरा तफरी में एशर भागता है, एक हथियार उठाता है और भागते हुए सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार से टकरा जाता है। आखिरकार वह और सारा आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के हाथ में हथियार होते हैं। एशर अपना हथियार फेंक देता है और सारा से कहता है कि जो करना है कर ले। उसी पल वॉश पुलिस के साथ वहां आ पहुंचती है और पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एशर बताता है कि उसके पास ऑप्टिमो के प्रोडक्ट्स के नुकसानों का पर्दाफाश करने वाले दस्तावेज हैं और ये गैंग उन्हें चुराने की कोशिश कर रहा था। जब वॉश उससे पूछती है कि ये उसके पास क्यों है तो वह समझाता है कि उसका काम उन लोगों की मदद करना है जिन्होंने वो सब देख लिया है जो उन्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। बाद में एशर पोस्ट ऑफिस से पैसे लेता है। वह आधा हिस्सा खुद रखता है और आधा हिस्सा रिले सर्विस के कर्मचारियों को भेज देता है। इसके बाद वह एक ट्रेन में चढ़ता है और कहीं गायब हो जाता है। कुछ ही समय बाद मीडिया में ऑप्टिमो फार्मास्यूटिकल्स का सारा सच सबके सामने आ जाता है। Please like and subscribe.